जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं सीएम केजरीवाल, मौलाना तौकीर रजा, मुख्तार अंसारी का करीबी रियाज अंसारी और सपा कार्यकर्ता। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने पूछताछ के दौरान ईडी से कहा है कि उन्हें याद नहीं है कि उनका पुराना मोबाइल फोन कहां है। बता दें कि इस मोबाइल फोन को सीएम केजरीवाल तब इस्तेमाल कर रहे थे जब दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति तैयार की जा रही थी। उन्हें ईडी ने गुरुवार 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को जिस फोन का इस्तेमाल कर रहे थे वो गायब बता दिया है। जांच की शुरुआत से ही ईडी का कहना है कि इस केस की अहम चीजें नष्ट कर दी गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये सेल फोन ऐसे गायब होने वाला 171वां गैजेट है। इस मोबाइल फोन में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति योजना से संबंधित प्रासंगिक जानकारी हो सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक इससे पहले 170 मोबाइल फोन का पता नहीं चल सका है। हालांकि ईडी ने 17 फोनों को ट्रैक करने के बाद उनमें से जुटाई गई जानकारी का मिलान किया है। एजेंसी ने आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है। इस आरोप पत्र में उन 17 मोबाइल फोनों से प्राप्त डेटा को भी शामिल किया गया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि सबूत मिटाने के लिए फोन को नष्ट किया जा सकता है। एजेंसी की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि अधिकांश जानकारी और सबूत आरोपियों के लैपटॉप और मोबाइल फोन से प्राप्त किए गए थे। एजेंसी का मानना है कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें से ज्यादातर ने मई और अगस्त 2022 के बीच अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन बदल दिए थे। ईडी उस फोन से कुछ डेटा हासिल करना चाहता है जिसका इस्तेमाल सीएम केजरीवाल कथित तौर पर शराब नीति मामले के एक अन्य आरोपी समीर महेंद्रू से बात करने के लिए करते थे। माना जाता है कि मुख्यमंत्री ने महेंद्रू से फोन पर बात की थी और उन्हें बताया था कि विजय नायर उनका लड़का है और वो उन पर भरोसा कर सकते हैं। ईडी की चार्जशीट में आपके मीडिया प्रभारी विजय नायर पर साउथ ग्रुप के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करने का आरोप लगाया गया है। इस ग्रुप ने कथित तौर पर दिल्ली में स्पिरिट्स रिटेल उद्योग में पहुंच हासिल करने के लिए केजरीवाल सरकार को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। दिल्ली की एक अदालत ने ईडी ने 22 मार्च को दावा किया कि केजरीवाल इस घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ता है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर यह भी आरोप लगाया है कि वो व्यक्तिगत रूप से पॉलिसी के निर्माण, भुगतान की मांग के साथ साथ आपराधिक आय के प्रसंस्करण में शामिल थे। हालांकि सीएम केजरीवाल ने ईडी के इन दावों का खंडन किया है और कहा है कि कोई भी सबूत उन्हें अब बंद हो चुके कार्यक्रम के तहत कथित धोखाधड़ी से नहीं जोड़ता है। अगली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की, जहां एक तरफ कोर्ट ने तौकीर रजा को सरेंडर करने का आदेश दिया है तो वहीं दूसरी तरफ 2010 बरेली दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खां की शनिवार रात अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद शहर के एक निजी अस्पताल में उसका उपचार शुरू किया गया। लेकिन सेहत में सुधार न होने पर परिजनों ने सोमवार सुबह मौलाना तौकीर रजा को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। मौलाना को सांस लेने और सीने में दर्द की शिकायत थी। निजी चिकित्सक ने उनकी बीमारी को देखा और अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी और आराम करने को कहा है। अस्पताल में जरूरी चेकअप करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरिसी ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा खां हार्ट पेशेंट हैं और कुछ साल पहले उनके हार्ट में रिंग पड़ चुका है। वहीं बीते शनिवार देर रात सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत के बाद मौलाना तौकीर रजा को शहर में स्टेडियम रोड स्थित निजी अस्पताल में दिखाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको एडमिट कर इलाज शुरू किया। लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद सोमवार सुबह को परिजन मौलाना तौकीर रजा को लेकर दिल्ली चले गए, जहां निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने
साल 2010 में हुए दंगों का मास्टरमाइंड मानते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। वहीं मौलाना ने कहा था कि जो नोटिस हमें जारी किया गया है उस पर कानूनी कार्रवाई जारी है। मौलाना ने यह भी कहा था कि 27 मार्च को न्यायालय में हाजिर होकर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही मौलाना ने सभी को आश्वस्त किया था कि वो बिल्कुल ठीक है और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली खबर में बात माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी की, जहां यूपी के गाजियाबाद के कासिमाबाद कोतवाली पुलिस ने बहादुरगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष रियाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रियाज अंसारी की पत्नी निखत परवीन को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रियाज अंसारी के 2 साथी कमाल अहमद और एहतेशाम को भी गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन सभी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इन सभी पर कई लोगों की जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। रियाज अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता है। रियाज अंसारी और उसकी पत्नी निखत फर्जी नियुक्ति मामले में भी आरोपी हैं और अभी जमानत पर बाहर है। रियाज अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों में शुमार है और नगर पंचायत बहादुरगंज के समाजवादी पार्टी से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भी रहा है। पिछले दिनों उनकी पत्नी निखत परवीन, जो मदरसा में फर्जी तरीके से टीचर नियुक्ति हुई थी, इस मामले का जब खुलासा हुआ तब रियाज अंसारी लगातार अपने अन्य साथियों के साथ फरार चल रहा था। पिछले दिनों हाई कोर्ट से जमानत लेने के बाद बहादुरगंज में वापस आया था और इस दरमियान इनके खिलाफ 2 अन्य मामले भी दर्ज हो गए थे, जिसमें से जमीन कब्जाने के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज हुए थे। पुलिस ने रियाज अंसारी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रियाज अंसारी की पत्नी निखत परवीन बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है। इससे पहले वो बहादुरगंज में स्थित एक मदरसे में सहायक अध्यापिका के पद पर कई सालों से तैनात रही। इसके बाद उसके इसी तैनाती को लेकर मोहम्मद फैजान खान की तरफ से उनके सर्टिफिकेट में गड़बड़ी कर नियुक्ति हासिल करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में लगातार जांच हुई। जांच के बाद ये मामला सामने आया कि गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की गई थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और उसकी गिरफ्तारी के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष, जो इस मामले में 120B के मुलाजिम थे, लगातार वो फरार चल रहे थे। उनकी फरारी के दौरान ही रियाज अंसारी के कैंप कार्यालय पर प्रशासन ने द्वारा बुलडोजर चलाने का भी काम किया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि फर्जी नियुक्ति के मामले में आरोपी थे, इस मामले में फरार चल रहे थे और उनके फरारी के दौरान ही इन पर जमीन कब्जा करने की भी कई मामले दर्ज किए गए। इसी को लेकर इन सभी अपराधों में जो लोग भी लिप्त रहे हैं उन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसी मामले में इस गैंग के 4 लोगों को विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेजा गया है। आखिरी खबर में बात सपा कार्यकर्ताओं की, जहां उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ दोनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में तेजी से जनता से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। इसी के लिए वो बहुत सारे चुनावी दाव पेच भी लगा रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को चुनाव प्रचार करना महंगा पड़ गया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान ही आचार संहिता उल्लंघन के मामले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के साथ साथ कुल 43 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज हो गई है, मामला दर्ज हो गया है। आदर्श आचार संहिता लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर FIR दर्ज होने के बाद से ही समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र यादव ने इस बात पर बताया कि उनके ऊपर FIR के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो उनकी कानूनी सलाह की टीम पूरे मामले को देखेगी। बातचीत में उन्होंने समाजवादियों की तैयारी के बारे में कहा कि समाजवादी लोग हैं, हमेशा इस तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी सच को दबाना चाहती है और तमाम एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर टूल की तरह काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता लालजी यादव ने बातचीत में बताया कि पीडीए की नीति से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ऐसे डरने वाले नहीं है। वो चुनाव आयोग और प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निरहुआ के ऊपर भी हो। वो भी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर लोगों के साथ चल रहे हैं। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में सीएम केजरीवाल
मौलाना तौकीर रजा, मुख्तार अंसारी का करीबी रियाज अंसारी और सपा कार्यकर्ता फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।